विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दृष्टिकोण 7 जीवन एक कहानी। एपिसोड 5। भैरव शुभेंदु के समझाने के बावजूद भी दूसरे छात्रों से दूर ही रहता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने कैंपस में किसी से दोस्ती की ही नहीं थी। उसने हॉस्टल में 4 छात्रों से दोस्ती की थी, जो कि उसके साथ रात को महफिल सजाते थे, जिसमें शराब और सिगरेट का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। या ये कहना अनुकूल होगा कि महफिल सिर्फ शराब का आनंद और नशे के लिए ही लगता था। देर रात तक महफिल चलती और सभी छात्र पिशाचिनी योग, चुड़ैलों का समय, जो कि आमतौर पर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच होता है, अपने अपने रूम में सोने जाते थे। महफिल हॉस्टल से कुछ दूरी पर एक इमारत में लगती थी, जो कि कभी एक लाइब्रेरी थी और किसी कारणवश इस इमारत का परित्याग कर दिया गया था। अब ये इमारत रात को छात्रों के मौज मस्ती का अड्डा बन गया था। शुभेंदु रोज रात को जल्दी सो जाता था और ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद खुल जाती थी, जबकि अपना भैरवनाथ उसके विपरीत प्रवृत्ति का था। शुभेंदु अक्सर भैरवनाथ को समझाता कि वो जीवन में थोड़ा सा ही सही अनुशासन रखे। भैरव कई बार नशे में धुत कमरे में आता और बिस्तर में उल्टी कर देता था। इसी तरह कैंपस में दिन बीतते गए और शुभेंदु को फर्स्ट सेम के सभी छात्र, चाहे वो किसी भी फैकल्टी विभाग के हो, जानने लगे। इसके विपरीत भैरवनाथ ने अपनी छवि एक नशेरी गंजेरी छात्र की बना ली थी। कैंपस में भैरवनाथ और पारोमिता हमेशा ही साथ रहते थे और संगत का असर पारोमिता पर भी होने लगा। वो भी धूम्रपान करने लगी और फिर भैरवनाथ के साथ शराब का सेवन भी करना तो उसके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी की एक खोज थी। शुभेंदु इन सब बातों के कारण भैरव को अक्सर डांटता रहता था कि उसने क्यों एक लड़की को इन सब की आदत लगाई। भैरवनाथ और शुभेंदु में वैसे तो दोस्ती थी, पर दोनों के विचारों की समानता नहीं थी। शुभेंदु कभी कभार पारोमिता से बात कर लेता था, जबकि पारोमिता अक्सर शुभेंदु से बात करने के लिए उसे ढूंढती रहती थी, पर शुभेंदु पारोमिता को नजरअंदाज करता था। शुभेंदु, भैरवनाथ और पारोमिता में दोस्ती तो नहीं थी, पर नफरत की कोई गुंजाइश कहीं थी ही नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के बाद अब समय था छात्रों के अगले सेम के पहले घर जाने का और दूसरे सेमेस्टर के पहले कैंपस लौटने का। पारोमिता ने भैरव से कहा कि वो और शुभेंदु दार्जिलिंग में रहते हैं और भैरव रस्ते में सिलीगुड़ी में, तो क्यों ना वो लोग बस से सिलीगुड़ी जाए और वहां से वो और शुभेंदु दार्जिलिंग चले जाएंगे। इस पर भैरवनाथ ने कहा, ये तो शुभेंदु पर निर्भर करता है कि वह हमारे साथ बस से जाएगा या नहीं। दोनों शुभेंदु से पूछने के लिए उसे ढूंढने लगे। वो ना तो रूम में था और ना ही हॉस्टल में कहीं भी नजर आ रहा था। उन्होंने सभी लड़कों से पूछा, तब एक कहा कि उसने शुभेंदु को कैफेटेरिया में जाते देखा है। दोनों ने कैफेटेरिया में जाकर देखा कि शुभेंदु हरि दादा को एक बॉक्स देते हुए कहा, हरि दादा, आपके मेरे लिए किए गए कार्यों और आपके प्यार का सम्मान करता हूं। ये आपके बच्चों के लिए ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। उसने हरि दादा को गले लगाया और वापस पलटा कि उसकी नजर दोनों पर गई और शुभेंदु ने पूछा, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहां? कैफेटेरिया आज से 1 महीने के लिए बंद है। घर जाओ और हरि दादा को भी घर जाने दो। वैसे तुम दोनों घर जाने के लिए ट्रेन या बस का टिकट किया है? यदि नहीं बुक किया है तो मेरे साथ मेरी ऑडी Q3 से चल सकते हो। मैं आज दोपहर को निकलूंगा। भैरवनाथ और पारोमिता ने ऑडी सुनते ही कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। दोपहर को शुभेंदु, भैरवनाथ, पारोमिता और शुभेंदु का दोस्त देबमोहन दत्ता सिलीगुड़ी के लिए कैंपस से निकले। रास्ते में शुभेंदु ने देबमोहन का परिचय सबसे करवाया। ये मेरा दोस्त देबमोहन दत्ता है। ये कोलकाता में भारत के एक नामी प्रकाशन घराने से हैं। इनके दादाजी दुर्गापुर के जमींदार थे और अब इनके जूट मिल्स हैं। ये खुद भी एक कवि और कहानीकार हैं। इन्होंने अधिकतर भूतों की कहानियां लिखी हैं। ये इस छुट्टी में मेरे साथ दार्जिलिंग में समय बिताएंगे। शुभेंदु ने पारोमिता से पूछा कि
वो चाहे तो उनके साथ दार्जिलिंग में घूम सकती है। इस पर अपना भैरवनाथ ने कहा कि वह भी दार्जिलिंग में उनके साथ घूमना चाहता है और वो एक दिन घर पर रहकर दूसरे दिन दार्जिलिंग आ जाएगा, पर वो कहाँ रहेगा। इस पर शुभेंदु ने कहा, अरे भाई, मेरा घर है ना, भले ही छोटा घर है पर हम तीनों के लिए काफी है। देवमोहन काफी शांत था और गाड़ी चला रहा था, पर वो सबकी बातें सुन रहा था। ज़रेनिया उसने बैक व्यू मिरर से भैरवनाथ को और पारोमिता को देख रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए थे। उन्हें शुभेंदु या देवमोहन से कोई नाता ही नहीं था, पर पारोमिता शुभेंदु को कभी कभी देख लेती थी। शुभेंदु और देवमोहन एक बिजनेस आइडिया पर बात कर रहे थे। शाम तक वो लोग शांति निकेतन बोलपुर पार कर रहे थे और शुभेंदु ने देवमोहन से कहा, हम 8 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसके बाद जंगली रास्ता था और जंगल में हाथियों का झुंड सड़क पार करते हैं। यदि कोई हाथियों का झुंड सामने आ गया तो कार को तहस नहस कर सकता है, और अगर कोई बाघ या तेंदुआ आ गया तो कार पर हमला कर सकता है। देवमोहन ने शुभेंदु की बात मानकर जंगल के रास्ते में कोई रुकने की जगह ढूंढने लगा और उन्हें रास्ते से कुछ अंदर जंगलों में एक बंगला दिखा और रास्ते में लिखा था, यहां कोई भी एक रात से ज्यादा रहा नहीं, आप चाहे तो रुक सकते हैं। देवमोहन, गाड़ी पीछे लेना। हम इस बंगले में रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है यहाँ की। कोई एक रात से ज्यादा क्यों नहीं रुका। अगर कोई रहस्य हुआ तो तुमको एक नई कहानी मिल जाएगी और मेरे अनुभव में एक और रहस्य को हल करने का तजुर्बा मिलेगा। क्या बोलते हो देवदा? चले बंगले में, और तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक देवदा हमारे साथ हैं। क्यों देवदा, ठीक बोला ना? देवदा ने गाड़ी बंगलों के सामने रोकी। बंगलों के बाहर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। बल्ब की पीली रोशनी में माहौल अंधकारमय था। बंगलों के चारों तरफ बल्ब लगे थे और उनकी पीली रोशनी इतनी कारगर नहीं थी कि माहौल को जगमगा दे। इसके विपरीत माहौल को रहस्यमय बना रहा था। रात के सन्नाटे में झींगुर की चहचहाहट और दूर से आती हुई उल्लू की आवाज सन्नाटे को भूतियां बना रही थी। शुभेंदु ने देवदा से कहा, क्यों देवदा, खोजी मिशन आरंभ किया जाए। इस मिशन को आप क्या नाम देना चाहेंगे? इसका नाम रखते हैं, इस बंगले में एक रात से ज्यादा कोई क्यों नहीं रहा। दोनों बंगले का रहस्य की सोच रहे थे, जबकि भैरवनाथ सोच रहा था कि वो पारोमिता के साथ क्या क्या करेगा ताकि उनके बीच लिहाज की दीवार टूट जाए। भैरवनाथ ने अपने बैग में शराब की बोतल को ठीक से रखा और सिगरेट की एक पैकेट पॉकेट में रख लिया। भैरवनाथ ने पारोमिता की तरफ देखा, जो कि डरी डरी सी नजर आ रही थी। उसने पारोमिता को दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शुभेंदु और देव हैं। वो कोई खतरा महसूस करेंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। सभी बंगले के अंदर गए और पाया ड्राइंग रूम में एक कोने पर एक टीवी में एक सिनेमा चल रही थी, जिसमें एक अनाथालय थी, जिसमें एक लड़की हाथ में एक चाकू लिए हुए एक बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। बिस्तर पर एक लड़का कंबल ओढ़ कर सो रहा था। लड़की ने उस लड़के को चाकू से कई वार किए, जिससे लड़के के शरीर से खून निकलने लगा। लड़के ने लड़की को वहां से भाग जाने को कहा और लड़का उसके जाने के बाद बिस्तर से उठा और जमीन पर गिर गया। ये दृश्य देखकर पारोमिता वहीं रुक गई और उसके शरीर से जैसे सारा खून किसी ने निकाल लिया था। टीवी के सामने 2 सोफे थीं और एक औरत सोफे पर बैठे उस सिनेमा को देख रही थी। देवदा ने उस औरत को आवाज दिया और वो औरत सोफे से उठ खड़ी हुई। उस औरत को देखकर पारोमिता के होश उड़ गए। वो औरत देवमोहन के पास आकर बोली, मैं मिस पॉल हूं और इस बंगले की केयरटेकर हूं। आप लोग यहाँ एक रात रुकने के लिए आए हैं ना? पर यहाँ रखने के लिए एक ही शर्त है कि आप लोग जो भी देखो कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। अगर मंजूर है तो तुम लोगों का स्वागत है। शुभेंदु ने देवमोहन की तरफ देखा। देवमोहन जैसे कुछ सोच रहा था और उसने शुभेंदु को चुप रहने का इशारा किया और मिस पॉल से पूछा। शुभेंदु ने देवमोहन की तरफ देखा। देवमोहन जैसे कुछ सोच रहा था और उसने शुभेंदु को चुप रहने का इशारा किया और मिस पॉल से पूछा, यदि आपकी अनुमति हो तो हम इस घर में रहने का निर्णय तब कर पाएंगे जब हमारे मन की कुछ जिज्ञासा का उत्तर
हमें आपसे मिल जाएं। क्या हम आपके घर में रहने के पहले आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? तुम सवाल पूछ सकते हो, पर उसका जवाब देना या ना देना मेरी मर्जी पर निर्भर करेगा। पूछो, क्या सवाल हैं तुम्हारे? मैडम, मेरा पहला सवाल है, आप यहाँ अकेली रहती हैं या और कोई है यहाँ? दूसरा सवाल है, ये बंगलो किसका है? आप तो केयर टेकर हैं और कितने सालों से हैं यहाँ? तीसरा सवाल, रास्ते के पास बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ एक रात से ज्यादा कोई नहीं रहा। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्या है यहाँ? चौथा और आखिरी सवाल, ये बंगलो इतना सुंदर है पर यहाँ एक भूतिया एहसास है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ। ऐसा क्यों? तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर देने की मेरी मर्जी नहीं है, पर मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, और भी हैं यहाँ। मैं यहाँ 4 सालों से हूँ। इतना तुम्हारी जानकारी के लिए काफी है। देवदा ने बाकी सभी की तरफ देखा और कहा, हम यहां रुकना चाहते हैं और हम अब आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, चाहे हम जो भी देखें। मिस पॉल ने उन्हें कमरों में ले जाकर कहा, तीनों लड़के इस कमरे में रहना और गर्ल दूसरे कमरे में रहेगी। देव ने सभी के पक्ष में हां बोला, पर पारोमिता देव से सहमत नहीं थी। उसने कहना चाहा कि वो अकेली नहीं रहेगी, पर भैरवनाथ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और पारोमिता को चुप करवा दिया। मिस पॉल पारोमिता को उसका कमरा दिखाने ले गई और सभी मिस पॉल के पीछे दूसरे कमरे में आ गए। ये कमरा काफी बड़ा और सुंदर था, पर इस कमरे में भी सिर्फ बल्ब लगी थी, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे को नकारात्मक बना रही थी। उस कमरे में एक खिड़की थी, जिससे दूर जंगल का नजारा दिख रहा था, और तेज हवा के झोंके कमरे में अजीब ठंडक घोल रही थी। रुक रुक कर आती उल्लू की आवाज कमरे को भूतिया बना रही थी। कमरे में एक अजीब गंध थी, जैसे कि सूखे हुए खून की, जैसे खून जब एक जगह पर जमा होता है, जैसी गंध थी। देवदा ने मिस पॉल से पूछना चाहा कि ये गंध कमरे में क्यों है, पर रुक गया। मिस पॉल के शर्त के अनुसार कोई सवाल नहीं। मिस पॉल ने सभी से उनके नाम पूछे और तीनों लड़कों ने उनके नाम बताए, पर जैसे ही पारोमिता की बारी आई, मिस पॉल ने रोक दिया और बोली, तुम रहने दो। गर्ल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा नाम क्या है? चलो, मैं अब अपनी सिनेमा देखती हूँ। तुम लोगों को कुछ जरूरत हो तो वो बेल बजा देना। वैसे मेरा लड़का अभी आता ही होगा, पर उससे दूर ही रहना। वो किसी को भी इस घर में देखना नहीं चाहता, खासकर किसी लड़की को। मिस पॉल के जाते ही भैरवनाथ ने पारोमिता से कहा कि वो उसके साथ उसके कमरे में रहेगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। मिस पॉल को पता नहीं चलेगा कि वो पारोमिता के साथ कमरे में है। देवदा ने कहा, मिस पॉल को पता चले या नहीं, क्या पारोमिता को कोई ऐतराज है भैरव के उसके साथ रात एक कमरे में रहने से? अगर नहीं है तो भैरव और पारोमिता जाने, हम कुछ नहीं बोलना चाहते। शुभेंदु और देवदा के जाते ही भैरवनाथ ने अपने बैग से शराब की बोतल और एक सिगरेट निकाली और सुलगा के पारोमिता को दे दी। भैरव ने कहा, ये देव खुद को सबका लीडर समझ रहा है, जबकि शुभेंदु शांत है। अगर देव शुभेंदु का दोस्त नहीं होता तो मैं उसको सुना देता कि वो हमारा बाप न बने। भैरव और पारोमिता दोनों बिस्तर पर बैठ गए और शराब का सेवन करने लगे। भैरव को आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला था कि वो पारोमिता के इतने करीब था और भैरव की पारोमिता के प्रति खिंचाव बढ़ने लगा। शराब के नशे में दोनों अपने इच्छाओं को, या कहिए उनकी लालसा को रोकने का अनर्थ प्रयास करने लगे। दोनों के खुद पर काबू खोने की गति को शुभेंदु की आवाज ने रोका और भैरवनाथ दरवाजा खोलकर वापस बिस्तर पर आ गया। शुभेंदु ने दोनों को देखा और गुस्से से कहा, तुम दोनों को कुछ खाना भी है या सिर्फ शराब का सेवन करना है? यदि खाना है तो बताओ, क्या खाना पसंद करोगे? मैं और देव किसी नजदीक के ढाबे से खाना लेकर आते हैं। भैरव ने कहा कि वो दोनों जो ले आएंगे वही खा लेंगे, पर पारोमिता ने शुभेंदु से कहा, शुभेंदु, तुम दोनों मत जाओ, हमें अकेला छोड़कर। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना था। मिस पॉल वही मिस पॉल हैं, ग्रेव की मिस पॉल। वो जो सिनेमा देख रही थी और उसमें जो दृश्य था वो वैसा ही था जैसा ग्रेव में मैंने भेड़िए के साथ किया था। ग्रेव का वही कमरा और वैसे ही लड़के ने कंबल से खुद को ढक रखा था। मैं चाकू की जगह कंपास लेकर लड़के को मारा था। ये कोई सिनेमा का दृश्य नहीं था, ये वही आज से 4 साल पहले घटित घटना का सिनेमाई प्रभाव था जो कि मिस पॉल मुझे दिखा रही थी। उन्होंने कहा भी था कि वो 4 साल से यहाँ है और उनका एक लड़का भी है। हो ना हो मिस पॉल,
मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही हैं। तुम लोग मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। पारोमिता डरो नहीं, हम कुछ देर में ही खाना लेकर आ जाएंगे। और भैरव है ना, तुम दोनों शराब का आनंद लो। वैसे भी भैरव के दिल में कई अरमान है जो पूरे हुए नहीं। अभी आस का गुलशन खिलना है और तुम दोनों को मिलना भी है। क्यों भैरव, ठीक कहा ना? इतना कहकर शुभेंदु दोनों को कमरे में छोड़कर चला गया और पारोमिता ने कमरे को लॉक कर दिया। भैरव और पारोमिता ने शुभेंदु और देव के लौटने का इंतजार करते हुए शराब और सिगरेट का सेवन तेज कर दिया। भैरव ने पारोमिता के इस हालत को एक मौके की तरह लिया। उसके अरमानों के गुल को खिला दिया। जब भैरव के अरमान पूरे हो गए तब दोनों ने दरवाजे पर तेज पुकारने की आवाज सुनी। ये शुभेंदु था और पारोमिता ने दरवाजा खोला तो पाया शुभेंदु कुछ ज्यादा ही गोरा लग रहा था, जैसे उसके शरीर से सारा खून किसी ने निकाल लिया था। उसकी आंखें ढसी हुई थीं और आंखों ने नीचे एक गाला गड्ढा था। उसके होंठ बिल्कुल सफेद हो गए थे। शुभेंदु को देखकर लग रहा था जैसे उसका शरीर कई सालों से बर्फ में दफन थी और जैसे बर्फ और उसका शरीर किसी ग्रेव में थी। ये देखकर पारोमिता की चीख निकल गई और भैरव दरवाजे पर आया। दरवाजे पर पहुंचकर भैरव ने पारोमिता से पूछा कि वो क्यों चीखी। पारोमिता ने शुभेंदु की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये ग्रेव का शुभेंदु है। पर भैरव नाथ को कोई नजर नहीं आया और उसने पारोमिता को कमरे में वापस लाते हुए कहा कि शायद पारोमिता ने ज्यादा शराब पी लिया है। कमरे का दरवाजा फिर से बंद करते हुए भैरव पारोमिता को शांत करने की कोशिश करने लगा कि फिर शुभेंदु की आवाज आई और भैरव नाथ ने दरवाजा खोला। शुभेंदु ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं, बहुत रात हो गई है, हमें सवेरे जल्दी जाना भी है। सभी लड़कों के कमरे में आ गए और खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। रात के करीब 1 बज रहे थे और देव की नींद खुली। उसने देखा शुभेंदु गहरी नींद में सो रहा था, पर ड्राइंग रूम में पारोमिता किसी से बात कर रही थी। देव ने शुभेंदु को जगाया और साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गया, जहां उन्होंने देखा पारोमिता मिस पॉल के साथ हंसकर बातें कर रही थी। ये वही पारोमिता थी जो कुछ देर पहले मिस पॉल से डर रही थी। शुभेंदु और देव ने देखा मिस पॉल टीवी पर वीसीआर में एक कैसेट चलाया और एक सिनेमा चालू हो गई, जिसमें वही लड़की जो कि एक चाकू लेकर एक लड़के को मर देती है, जाकर उसके बिस्तर में सो जाती है। सुबह जब वो लड़की नींद से जगती है तो उस अनाथालय में काफी अफरा तफरी मची रहती है। मिस पॉल एक शव के साथ बैठी रोटी रहती है और पारोमिता छुपकर ये सब देखती हैं। उस शव को, जो कि चादर में लिपटी थी, को एक कॉफिन में रखा जाता है और चादर को खोल दिया जाता है। पारोमिता उस शव को देखने नीचे आती है। वो भेड़िए का शव था जिसे चर्च के पीछे ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है। इसके बाद मिस पॉल पारोमिता को लेकर अनाथालय में आती हैं और मिस्टर दत्ता को सौंप देते हैं। पारोमिता को दत्ता परिवार जब लेकर चले जाते हैं तब मिस पॉल किसी को ग्रेव में बिना बताए इस बंगलो में आ जाती हैं। ये बंगलो के मालिक मिस्टर दत्ता थे, जिन्होंने मिस पॉल को ये बंगलो में रहने दिया था। वहां ग्रेव में सिस्टर मरियम ने उनकी बहन को मिस पॉल की जगह पर अनाथालय का वार्डन बना के बुलाया और सबसे कहा कि कभी भी कोई भी अगर उनके बारे में पूछे तो सब यही कहे कि सिस्टर मरियम नाम की कोई कभी थी ही नहीं। इसीलिए जब पारोमिता दत्ता परिवार के साथ ग्रेव में आई तब सबने यही कहा कि सिस्टर कभी थी ही नहीं। दरअसल मिस पॉल का असली नाम गीतांजलि घोष था और वो भेड़िए की मां थी। उन्होंने भेड़िए यानी कि ग्रेव का शुभेंदु को जन्म दिया था, पर उसको उसके बाप का नाम नहीं दे पाई क्योंकि भेड़िए का बाप और कोई नहीं मिस्टर दत्ता थे। मिस्टर दत्ता और गीतांजलि एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मिस्टर दत्ता के पिताजी को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। पर गीतांजलि मिस्टर दत्ता के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसी वजह से मिस्टर दत्ता ने अनाथालय का निर्माण करवाया और गीतांजलि को वहां का वार्डन बना के रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके पिताजी मान जाएंगे। पर मिस्टर दत्ता के पिताजी कभी नहीं माने और उन्होंने मिस्टर दत्ता से कसम ली कि मिस्टर दत्ता उनके पसंद की लड़की से विवाह करेंगे और मजबूरन मिस्टर दत्ता को दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ी। इसीलिए मिस्टर दत्ता ने कभी भी
उनकी बीवी को उनके बच्चे की मां बनने का सुख नहीं दिया। पर जब उनका लड़का शुभेंदु की मृत्यु हो गई तब मिस्टर दत्ता ने पारोमिता को गोद लिया और उसे झूठी कहानी सुनाई कि उनकी बेटी थी जिसका नाम पारोमिता था। पर मिस पॉल इस बंगलो में आने के बाद उनके बेटे शुभेंदु को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकी और बेटे की जुदाई और अपने प्यार को पाकर भी ना पाने के गम ने गीतांजलि की एक रात हार्ट अटैक से जान ले ली। उधर पारोमिता ने एक दिन मिस्टर दत्ता की अलमारी से मिस पॉल का जवानी का फोटो और कई फोटो देख लिए जिसमें मिस पॉल और मिस्टर दत्ता के प्रेम कहानी को उजागर करती थी। उसने एक फोटो भी देखी जिसमें मिस पॉल यानी कि गीतांजलि और मिस्टर दत्ता एक लड़के के साथ थे। उसे एक खत भी मिला जिसमें गीतांजलि की मृत्यु की खबर थी। ये सब देखकर पारोमिता ने मिस्टर दत्ता को उस बंगलो में ले जाने की जिद की जहां मिस पॉल यानी गीतांजलि ने आखिरी सांसें ली थीं। वहां पहुंचकर पारोमिता यहीं की होकर रह गई और वो कभी उस बंगलो से निकल ही नहीं पाई और उसी बंगलो में जिस सोफे पर वो आज बैठी थी उसी सिफ पर में बैठकर अपनी हथेली के नस को काट लिया था। ये वीडियो जैसे ही यहां तक पहुंची सिनेमा खत्म हो गई। सोफे से मिस पॉल और पारोमिता दोनों नहीं थे और धीरे धीरे पूरा ड्राइंग रूम एक खंडहर में बदल गई। सोफे पर सिर्फ एक कंकाल थी जिसने पारोमिता की तरह एक चैन पहन राखी थी। कुछ देर बाद भैरव ड्राइंग रूम में आया और उसने पारोमिता के कमरे में न होने की बात कही और ड्राइंग रूम को देखकर आश्चर्य में था। तीनों बिना समय गवाए उस बंगलो से निकल गए। वहां से तेज गाड़ी चला के दार्जिलिंग की तरफ गाड़ी ले लिया। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।